यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 यातायात व्यापार एवं संचार। प्रश्न नंबर फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न नंबर का है यातायात के संसाधनों की उपयोगिता लिखें। तो जो हमारे यातायात के संसाधन है उसकी क्या उपयोगिता है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो लिखते हैं, उसका आंसर यहाँ पे है आधुनिक युग अंतर्राष्ट्रीय संपर्क का युग है, यानी कि एक देश से दूसरे देश का संपर्क का युग है। राष्ट्र का औद्योगिक तथा आर्थिक विकास यातायात के संसाधनों पर ही निर्भर करता है। यातायात के संसाधनों की उपयोगिता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो पहली उपयोगिता यहाँ पे दे रखा है, यातायात के संसाधन जितने सुलभ और द्रुतगामी होते होंगे, देश में आर्थिक विकास भी उतनी ही तीव्र गति से होगा। यानी कि जो हमारे यातायात के साधन हैं सुलभ हो, आसानी से मिल जाए और दूर तक जाने वाले हों, अगर इस प्रकार से है तो कहीं ना कहीं जो देश का आर्थिक विकास है वो भी उतनी ही तीव्र गति से होता रहेगा। पॉइंट नंबर 2, यातायात के संसाधनों द्वारा तैयार माल, खाद्यान्न, कृषि उपजे तथा खनिज उत्पादें मांग के अनुसार सुविधापूर्वक भेजे जा सकते हैं। मान लीजिए किसी क्षेत्र में बारिश हो गई, किसी क्षेत्र में बारिश नहीं हुई, वहाँ पे बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, तो वहाँ क्या होती है कि खाद्यान्न की संकट उत्पन्न हो जाती है। तो अगर खाद्यान्न की संकट उत्पन्न हो गई तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यातायात के अगर आपके पास साधन होंगे तो हम दूसरे राज्यों से मंगा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर भारत में पूरा अकाल पड़ गया तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे देश से मंगा लेंगे। ये तो है नहीं कि पूरे विश्व में एक साथ अकाल पड़ जाए। अब तुम कोरोना को छोड़ दीजिए, कोरोना भी एक तरीके से अकाली था, आपका महामारी था। तो कहीं ना कहीं पे जो चीज़ें हमें खाद्यान्न यहाँ वहाँ से मिल जाती है तो उसके लिए हमें क्या करता है, सबसे पहले ज़रूरी होता है ट्रांसपोर्ट। अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ही ना रहा हो वो तो क्या होता है कि हम उस चीज़ को अपने देश की वृद्धि नहीं कर सकते। अपने देश की जो आर्थिक वृद्धि होती है उसकी वृद्धि कम हो जाती है, रुक जाती है। तो कहीं ना कहीं जो यातायात होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी देश की वृद्धि के लिए, उसकी GDP ग्रोथ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोग्रेस के लिए। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से यातायात के संसाधनों का बहुत महत्व है। बाह्य आक्रमण के समय सेना तथा आवश्यक सामग्री लड़ाई के मोर्चे तक यातायात के संसाधनों द्वारा आसानी से पहुंचाई जाती है। प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होंगे भारत में बहुत ही अधिक मात्रा में आप देख रहे होंगे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो काफ़ी ज़्यादा ही जो आपके यंत्र होते हैं, जैसे कि चिनूक आपने लिया, क्या नाम है कि ये फाइटर के लिए अभी राफेल मंगाया, चिनूक के लिए हेलीकॉप्टर है, काफ़ी मात्रा में वो काफ़ी टन वजन, अपने से ज़्यादा कितना ज़्यादा टन वजन वो उठा कर ले जा सकता है। यहाँ तक कि उसने महिंद्रा के ट्रैक्टर को उठाया था, बीच में एक पोस्ट भी आया था, आपने देखा होगा। तो चिनूक खास उसने उठा करके कई 14,000 के आपके किलोमीटर के ऊपर, मीटर के ऊपर ले गया था, 14,000 मीटर के ऊपर उड़ा करके, उसके बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ा था। तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है कि इससे हम क्या होता है कि जो सामान होता है आसानी से एक देश से दूसरे देश या एक स्थान से दूसरे स्थानों पर संसाधन के माध्यम से हम पहुँचा पाते हैं। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 4 की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यातायात के संसाधनों द्वारा दूर दूर बिखरे गाँवों को शहरों से जोड़ा जा सकता है। अगर जो हमारे दूर दूर बिखरे हुए गाँव हैं उनसे हम किसके माध्यम से जोड़ सकते हैं, पहली बात तो संसाधन होंगे तभी उसके माध्यम से जोड़ पाएंगे। संसाधन होंगे, सड़कें होंगी तो जुड़ेंगे ही। पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे यातायात के साधनों के विकास से राष्ट्र समृद्ध और शक्तिशाली बनता है। अगर यातायात के साधन है उनके विकास हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा राष्ट्र जो है अधिक समृद्धि होगा और शक्तिशाली बनेगा। प्रश्न नंबर खा, व्यापार से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्यापार क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे वस्तुओं के खरीदने व बेचने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, व्यापार कहलाती है। छोटे शब्दों में अगर कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो वही हमारा क्या कहलाती है, व्यापार कहलाती है। अभी किस स्थान पे बेच रहे हैं, कहाँ पे कैसे बेच रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मार्केट वो चीज़ से अलग चीज़ हो जाती है। इस प्रकार से आप अगर अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो उसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे फिलहाल आप पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, तो आप ये इतना ही समझें, जहाँ पे खरीद फरोख्त हो, खरीदने की चीज़ें हो, बेचने की चीज़ें हो, तो उसको हम बोलते हैं व्यापार। प्रश्न नंबर गा, भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा होता है, क्यों, ऐसा क्यों है। तो उत्तर में लिखेंगे भारत का विदेशी व्यापार जल यातायात द्वारा होता है क्योंकि यह सुविधाजनक और सस्ता पड़ता है।
इससे क्या होता है कि अगर हम जल से करते हैं तो क्योंकि जो सामान होते हैं काफ़ी भारी होते हैं। अगर हम मान लीजिए किसी वाहन से, यानी कि अगर हम दूसरे देश से अगर व्यापार कर रहे हैं, अगर हम मान लीजिए वायुयान से लेकर के आते हैं, तो वायुयान को उड़ने के लिए बहुत ज़्यादा डीजल की, ईंधन की आवश्यकता होती है, ठीक है। और उतना मात्रा में वो चीज़ें ला नहीं सकता है, उसके लाने के लिए बहुत खर्चा पड़ जाएगा। जितने का आप कहते नहीं है, जितने का मुर्गी नहीं उससे ज़्यादा मसाला लग जाएगा। तो वही चीज़ होती है कि हम क्या करते हैं, ज़्यादातर चीज़ें होती हैं जल यातायात के माध्यम से हम एक दूसरे से दूसरे देश से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। क्योंकि जो जल में हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में माल अगर लगा देते हैं तो पानी क्या होता है कि उसको उठाया रहता है। जैसी जाहिर सी बात है कि जल डूबता है, वो क्या नाम है, जहाज़ आपकी डूबती नहीं है, और धीरे धीरे करके वो पहुँच आ जाती हैं, एक देश से दूसरे देश तक पहुँच जाती हैं। और ये सस्ता भी पड़ता है, इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है, और सुविधाजनक भी रहता है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रश्न नंबर घ की, तो यहाँ पे पूछा गया है वायु परिवहन की उपयोगिता लिखिए। अगर जो वायु परिवहन की बात किया जा रहा है, उसकी क्या उपयोगिता है हमारे दैनिक जीवन में, उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे वायु परिवहन यातायात की सबसे तेज़ गति का संसाधन है। इसके द्वारा व्यक्ति देश व विदेश में कहीं भी बहुत कम समय में पहुँच सकता है। तो आपको मालूम होगा कि अगर एक देश में दूसरे देश में जाना होगा, पहले आप जानते थे लोग आप क्या नाम है कि जलयान के माध्यम से जाते तो लगभग 6 महीने 7 महीने या 3 महीने से बहुत समय लग जाता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है कि आप शाम को बैठिए, सुबह वहाँ पहुँच गए किसी देश में, दूसरे देश में, मान लीजिए कुछ पास में देश है तो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे में पहुँच जाते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो समय है, समय बचा, और हम बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँच सके, अपना काम करके वापस भी आ सकते हैं। लेकिन खर्चा इसमें ज़्यादा होता है, आपको ध्यान में रख, ये तो जानते ही होंगे। प्रश्न नंबर अगला है कि भारत का विदेशी व्यापार मुख्य रूप से किन साधनों द्वारा होता है और क्यों। जो भारत का जो विदेशी व्यापार होता है किन साधनों द्वारा होता है मुख्य रूप से, और क्यों होता है, ऐसा आपको बताना है, उत्तर में लिखना है। उत्तर में लिखेंगे भारत का विदेशी व्यापार मुख्यतः स्थल मार्ग, वायुयान यानी कि वायुमार्ग तथा जल मार्ग द्वारा होता है, क्योंकि इससे माल की आवाजाही में सुविधा होती है तथा समय की बचत होती है। यानी कि 3 मुख्य मार्ग होते हैं, एक तो स्थल मार्ग आपके हैं, सड़कें हैं, दूसरा है वायु मार्ग जिसको हम बोलते हैं वायुयानों द्वारा, और हमारा तीसरा है जल मार्ग यानी कि जलयान द्वारा। प्रश्न नंबर 4, देश की प्रगति के लिए आयात निर्यात दोनों आवश्यक हैं, क्यों। अगर हम कोई देश की प्रगति चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्यों आवश्यक होता है कि हम आयात करें और निर्यात भी करें, इसके बारे में आपको बताना है। तो आइए लिखते हैं। आयात मतलब यानी कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करना। आयात माने मंगाना और निर्यात माने भेजना किसी देश को। किसी देश की प्रगति के लिए आयात निर्यात अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक देश में सभी प्रकार की वस्तुएं आवश्यक रूप से आवश्यकता के अनुरूप नहीं मिल सकती। इस कारण अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी देश को आयात या निर्यात करना पड़ता है। मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ पे मिल रही है तो उस देश में वहाँ नहीं मिलेगी, तो क्या करते हैं, जो चीज़ वहाँ पे नहीं मिलती है वो दूसरे देश से लेते हैं। मान लीजिए दूसरे देश में वो चीज़ नहीं मिल रही हो, दूसरे देश से लेते हैं। इस प्रकार से आपका आयात निर्यात बना रहता है, और आपके जो पैसे भी होते हैं कहीं ना कहीं उसका बढ़ता रहता है। कौन कितनी मात्रा में लेता है ये डिपेंड करता है उस देश के ऊपर। आप अपने भारत में देख लीजिए, किसी दूसरे राज्य में, मान लीजिए अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, तो अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो वहाँ की जलवायु, वहाँ का जो मौसमी जलवायु होता है, वर्षा का जो होता है कि, और कैसा उसका एरिया है, कौन सा पठारी है, आपका मैदानी क्षेत्र है, कहाँ पे कौन सी ज़्यादा उपजेगी। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश में आपका ज़्यादातर जैसे कि कपास वपास चीज़ें होती हैं, सोयाबीन होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। अब अगर उत्तर प्रदेश में आ गए तो यहाँ पे गन्ना देखने को मिलेगा, गेहूँ देखने को मिलेगा, चावल में देखने को मिलेगा। तो ये क्या होता है कि मान लीजिए क्षेत्र में कम होता है, उस क्षेत्र में इसको बेच दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, जिससे कि दोनों राज्यों को फ़ायदा होता है। प्रश्न नंबर 6, अगला प्रश्न है संचार के विभिन्न साधनों की उपयोगिता लिखिए। अब यहाँ पे बात की जा रही है, अभी हम लोग संसाधन की बात कर रहे हैं, अब हम संचार की बात कर रहे हैं, यानी कि कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ बताना है। तो कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे भारत में संचार के क्षेत्र में अच्छी प्रगति है। हमारी डाक संचार व्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी है। जो हमारी डाक व्यवस्था है, स्पीड पोस्ट की बात करते हैं, तो विश्व की सबसे बड़ी व्यवस्था है। यह पत्र, पार्सल, किताबें, अखबार, बिजली व टेलीफोन केबल आदि स्थल या वायु परिवहन द्वारा लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचाता है। हम लोग टेलीफोन, दूरभाष और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग बातचीत के लिए करते हैं। तो आप जानते हैं, सबसे पहली बात तो कर लेते हैं हम लोग डाक यानी कि स्पीड पोस्ट की। भारत की डाक व्यवस्था ये क्या करता है कि वायुयान के माध्यम से और आपका
परिवहन के माध्यम से जो आपकी चीज़ें होती हैं, जैसे कि टेलीफोन के बिल आदि चीज़ें होती हैं, कई चीज़ें होती हैं जो पर्सनल चीज़ें होती हैं, पत्र होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही जल्दी पहुंचाने का कार्य करती है। जबकि दूसरा हमारा बात है कम्युनिकेशन का। आप देखते हैं टेलीफोन का, इसको हम दूरभाष के नाम से जानते हैं, और मोबाइल फ़ोन तो आपके हाथों में है, उसको तो आप कैसे भूल सकते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बातचीत के ये सब हमारे अलग अलग तरीके हैं। अगर हम बात करें रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से हम पूरे विश्व की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर लेते हैं। टेलीविज़न द्वारा हमारा मनोरंजन होता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हम दूर बैठे किसी व्यक्ति से इस प्रकार बातें कर लेते हैं जैसे वह हमारे सामने बैठा हो। प्रेजेंट टाइम में आपका लॉकडाउन चल रहा था, आपने देखा कि क्लासेस हो नहीं रही हैं, तो आपने इंटरनेट के माध्यम से जूम ऐप हो गया, गूगल मीट ऐप हो गया, उसके माध्यम से आपने एक ही स्क्रीन पे कई लोगों से एक साथ एक ग्रुप में बात किया। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमारी क्या है, कम्युनिकेशन की ही चीज़ें हैं। इससे हमारी काफ़ी चीज़ें आसान हो गई और हमको लगता नहीं कि हमारा वो बंदा बहुत दूर है, हमसे डायरेक्टली फेस टू फेस बात हो रही है और उसके बारे में हम समझ रहे हैं और उसको देख भी रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं यहाँ पे। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे दे रखा है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाएं। यानी कि यहाँ पे जो बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न दे रखा है, रेल मार्ग व सड़क मार्ग बनाना सस्ता व सरल है। कहाँ पे सरल है ये चीज़? तो ये जो मैदानी क्षेत्र है, आपको रेल मार्ग अगर पठारों बनाने के लिए कह दिया जाएगा तो बना पाएंगे आसानी से? नहीं बना पाएंगे। बन तो जाएगा लेकिन बहुत ही खर्चा आएगा, बहुत ही मेहनत भी लगेगा। दूसरा है पहाड़ों में, अगर पहाड़ों में बात करें, पहाड़ के एरिया में काट करके बनाना पड़ेगा, कितना मेहनत लगेगा। लेकिन अगर मैदानों में बनाने के लिए बोला जाएगा तो वहाँ पे सस्ता पड़ेगा और सरल भी रहेगा। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका चौथा। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा है तो उसको चौथा डाल लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे तेज़ चलने वाला यातायात का साधन है। तो आप तो इसको बच्चा आंसर बता सकता है, कौन सा इसमें से 4 ऑप्शन में से बता देगा। यानी कि हवाई जहाज़, 3 ही ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे। प्रश्न नंबर गा, पाकिस्तान जाने के लिए सबसे उपयुक्त बंदरगाह है। अब यहाँ पे बंदरगाह की बात कर रहा है, यानी कि रेल आपका पानी के माध्यम से, यानी कि जलयान के माध्यम से जाने के लिए बोल रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कांडला कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कांडला कहाँ पड़ता है? आपका गुजरात में पड़ता है, तो यह ध्यान में रखेंगे, ये आपका गुजरात में है। कोच्चि आपका इधर पड़ जाता है नीचे साइड में, उत्तर में, दक्षिण भारत में। तो कोच्चि को आप ध्यान नहीं रखेंगे, आपको ध्यान रखना है कांडला जो कि गुजरात में पड़ता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में कई बार 2-3 बार ये रिपीट हो चुका है, बहुत बार रिपीट हुआ है। प्रश्न नंबर घ, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाता है। तो अगर हम 2 या 2 से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाता है, कौन सा व्यापार कहलाता है आपका? पहला तो आंतरिक व्यापार, दूसरा है बाहरी व्यापार, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय। अगर हम 2 देशों के बीच खेलते हैं, ऐसे मैच खेलते हैं, हम देखते हैं अगर मैच होता है 2 देशों के बीच तो उसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मैच हो रहा है। अगर हम अपने देश में खेलते हो तो हम बोलते हैं राष्ट्रीय मैच हो रहा है। ना, कोई भी मैच हो, राष्ट्रीय मैच हो रहा है, अपने देश में हो रहा है। पर उसके सामने अगर अंतर्राष्ट्रीय लग जाता है तो हम बोलते हैं यानी कि दूसरे देश में हो रहा है। तो जो हमारा एक देश से दूसरे देश में व्यापार भी होगा उसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। प्रश्न नंबर लास्ट है इसका, निम्नलिखित में कौन संचार का साधन नहीं है? तो इसमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है? यानी कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि हम बातचीत के माध्यम से कौन से चीज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग बिल्कुल करते हैं, आप जानते हैं। इंटरनेट बिल्कुल करते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर से हम क्या बातें करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। तो यानी कि यहाँ पे आपका इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा हेलीकॉप्टर। यहाँ पे पूछा गया था नहीं, तो आपको ध्यान देना है, नहीं वाला यानी कौन है? हेलीकॉप्टर है। तो यातायात के साधन नहीं पूछा था, यहाँ पे आपको देखना था संचार का साधन, संचार यानी कम्युनिकेशन का साधन पूछा था। तो नहीं वो भी पूछा था, नहीं में कौन आ जाएगा? आपके हेलीकॉप्टर। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा। चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।